अब शुरू करते हैं। देखें आप लोगों को आप लोग लेक्चर सुन चुके हैं। आप लोगों को पता है कि रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके ये रीजन्स हैं। और साथ कॉस्मिक रेज भी एंड पे होता है। मैंने कहा था कि आप लोग ये सेंटेंस याद रखें तो आप लोगों को सारे जो है वो पता चल जाएगा कि कौन कौन से पोर्शन होते हैं। ये है रोनाल्डो मार्टिन इन्वेडेड वीनस यूजिंग एक्स-रे गन कैमरा। तो इसमें रेडियो वेव सर पार्ट है, आपकी माइक्रोवेव स्क्रीन पार्ट है। और हम लोग जो करने जा रहे हैं वो माइक्रोवेव पार्ट के बारे में बात करने जा रहे एक्सक्यूज हैं। मी आप सर, लोगों जी आपकी कोई और स्क्रीन शेयर हुई हुई है, पीपीएससी का फोल्डर शेयर हुआ हुआ है। अब यस सर, ये स्क्रीन है। हाँ, अच्छा है। आप लोग साथ साथ बताया करें कि जो अगर कोई चीज आपको नजर ना आ रही तो मुझे बताया करें। तो देखें, ये वो है रोनाल्डो मार्टिन इन्वेडेड वीनस। आप लोगों ने ये लेक्चर सुना होगा मेरा। जी सर। यस सर। यहाँ पे रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यस सर। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बार बार उस लेक्चर को सुने, बार बार सुने। वो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत बेहतर है। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं वो माइक्रोवेव रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। और आप लोगों को उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आप लोगों ने ये भी सुना है कि जो माइक्रोवेव रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो किसी मॉलिक्यूल में क्या करता है। आप बता सकते हैं कि माइक्रोवेव रीजन किसी मॉलिक्यूल में क्या करता है। रोटेशन के बारे में जी, वो रोटेशन को इफेक्ट करता है। एक मॉलिक्यूल जो है, सपोज आप लोगों के रोटेशन। पास ये मॉलिक्यूल है रोटेशन सर। ए बी। ये आपके सर पास रोटेशन करवाता है। मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल आपके पास ए बी है। ये मॉलिक्यूल ए बी यस जो सर। है रोटेट कर रहा है, हर वक्त ये रोटेट कर रहा है। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, हर वक्त रोटेट कर रहा है। अब ये जब ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो इसकी रोटेशन की कुछ ना कुछ एनर्जी है। ये एक्सिस यस है सर। जिसके गिर्द ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हैं। इसकी रोटेशन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, यानी एक सेकंड में ये कितनी दफा रोटेट कर रहा है। हर मॉलिक्यूल की वो रोटेशन की फ्रीक्वेंसी है। आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है इसकी ये रोटेशन किन बातों पे डिपेंड कर सकती है। मॉलिक्यूल की रोटेशन की जो स्पीड है कि एक सेकंड में ये मॉलिक्यूल कितनी बार रोटेट करेगा, ये किन बातों पे डिपेंड कर सकती है रोटेशन। बॉन्ड लेंथ पे सर। सर बॉन्ड लेंथ। अच्छा, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड कर सकता है। और किस पे। सर उसको सर उसके अलावा एनर्जी सर पे। जो एटम्स जो हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। साइज ऑफ एटम्स। जी बताएं, किन बातों पे डिपेंड कर सकता है ये। सर एटम्स के साइज के ऊपर और किस किस्म के एटम अटैच हैं। जी जी, तो आप जितनी भी बातें कर लेंगे ना, तो बुनियादी तौर पे दो बातें हैं जिन पे डिपेंड करता है। बुनियादी तौर पे दो बातें हैं जिन पे डिपेंड करता है कि एक मॉलिक्यूल जो है उसकी रोटेशन की स्पीड क्या होगी। कौन सी दो बातें जिन पे डिपेंड करता है। एक तो बॉन्ड लेंथ है और दूसरा इनका मैस है। आप लोग, अब मैं इन दोनों बातों के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों का क्या ख्याल है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई तो रोटेशन आसान होगी या बॉन्ड लेंथ कम होगी तो रोटेशन आसान होगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो आसान। अच्छा चले, एक बात ये आप ज़हन में रख लें, बाद में देखते हैं क्या होता है। मैथ्स के बारे में क्या ख्याल है। इनवर्स होगा सर मैथ्स के साथ। मैथ्स ज्यादा होगा तो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी, आप लोग ये कह रहे हैं। चले जी, तो अभी हम वो डिसाइड कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल जो है, सपोज ए बी मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट कर रहा है। एक सेकंड में कितनी बार रोटेट करेगा वो दो बातों पे डिपेंड कर सकता है। वो डिपेंड कर सकता है कि बॉन्ड लेंथ क्या है। वो डिपेंड करता है कि ये जो एटम अटैच है इनका मैस क्या है। अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज आप लोगों के पास एक HCl का मॉलिक्यूल है, HCl, और एक दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखिए।
कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब अगर आप बता सकते हैं कि क्या ये मॉलिक्यूल जो है इसकी 1 सेकंड के अंदर रोटेशन और इस मॉलिक्यूल की 1 सेकंड के अंदर रोटेशन सेम होगी? नो सर, डिफरेंट। जी, इन दोनों मॉलिक्यूल की 1 सेकंड के होगा अंदर सर। जो रोटेशन है वो डिफरेंट होगी। उसकी वजह क्या है? बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है सर बॉन्ड। और जो मैसेज यस यहाँ सर। पे अटैच है वो मैसेज भी डिफरेंट है। अच्छा, अब एक बात ये होगी, अब जरा मैं दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं वो ये है कि रोटेशनल एनर्जी लेवल भी होते हैं। जैसे आप लोगों ने यस सर। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल देखे हुए हैं, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक, इसी तरह रोटेशनल एनर्जी लेवल भी होते हैं। जब मैं कहता हूं ना कि रोटेशनल एनर्जी लेवल कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है उनको जे से जाहिर करते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल को जे से जाहिर करते हैं। एक बात याद रखें कि एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल क्या होते हैं वो सुनिएगा जरा। अगर मॉलिक्यूल बिल्कुल स्टेशनरी हो, रोटेट कर ही ना रहा हो, तो हम इसे कहते हैं जीरो रोटेशनल लेवल। ऐसा हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल बिल्कुल रोटेट ना कर रहा हो। अगर मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करना शुरू हो जाए, इसे कहते हैं जे इज इक्वल टू 1। अगर मॉलिक्यूल तेजी से रोटेट करना शुरू हो जाए, हम कहते हैं जे इज इक्वल टू 2। अगर मॉलिक्यूल और तेजी से रोटेट करना शुरू कर दे, हम कहते हैं ये जे इज इक्वल टू 3। तो असल में जब हम कहते हैं ना रोटेशनल एनर्जी लेवल, इसका मतलब होता है रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में मॉलिक्यूल कितनी बार रोटेट कर रहा है। अगर मैं आप लोगों से ये बात करूं हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल, इसका मतलब है एक सेकंड में मॉलिक्यूल तेजी से रोटेट कर रहा है। अगर मैं कहूंगा लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल, इसका मतलब है एक सेकंड में मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहा है। बात की समझ आई या नहीं आई? यस सर। हाँ, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ करने लगा हूँ वो ये है, ये जो रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं ना, ये रोटेशनल एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होते हैं। याद रखिए, जो रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं ये क्वांटाइज्ड होते हैं। अब मैं आप लोगों को लफ्ज क्वांटाइज्ड के बारे में समझाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को लफ्ज क्वांटाइज्ड के बारे में समझाना चाहता हूँ कि क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। आप जरा मेरी बात सुने। आप लोग जब कभी पार्क में जाते हैं और वहां आप झूला लेते हैं, एक बंदा जो है वो झूले पे बैठ गया है और दूसरा बंदा उसको जो है वो फोर्स लगा के झूला झुला रहा है। आपको ये पता है कि आप अगर आहिस्ता से थोड़ी एनर्जी देंगे तो झूला आहिस्ता से झूलेगा, अगर आप ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो झूला जो है वो तेजी से झूलेगा। आप लोगों को पता है इस बात का। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल पे चीजें क्वांटाइज नहीं होती। आप कोई सी भी एनर्जी झूले को दे दें, वो झूला वो एनर्जी ले लेगा। समझ आ गई? वो एनर्जी लेके अगर आज थोड़ी एनर्जी देंगे आहिस्ता आहिस्ता जुड़ना शुरू कर देगा, तेज ज्यादा एनर्जी देंगे तेज से जुड़ना शुरू कर देगा। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देने लगा हूं। सपोज आप लोगों के पास कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल स्टेशनरी है और आप उसको आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करवाना चाहते हैं। ये जो आप आहिस्ता रोटेट करवा रहे हैं ना, इसकी भी एक खास फ्रीक्वेंसी है। सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो एक सेकंड में 20 रोटेशन लेता है। और ये हम रोटेशन की तादाद निकाल सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम फार्मूला देखने वाले हैं कि कोई मॉलिक्यूल एक सेकंड में कितनी बार रोटेट कर सकता है। आपने लोअर एनर्जी लेवल में और फिर नेक्स्ट एनर्जी लेवल में एक सेकंड में कितनी बार रोटेट कर सकता है, और फिर नेक्स्ट एनर्जी लेवल में एक सेकंड में कितनी बार रोटेट कर सकता है, ये हम देखेंगे। एक फार्मूला देखने वाले थोड़ी देर तक। लेकिन एक बात याद रखें कि एक मॉलिक्यूल अगर स्टेशनरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल, उसकी 0 रोटेशन पर सेकंड है, उसके पहले लेवल में वो 20 रोटेशन पर सेकंड लगाता है। अगर आप इस कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी दें कि ये एक सेकंड में 10 रोटेशन लगाए, तो ये वो एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये झूले की तरह नहीं है कि आप कोई सी भी एनर्जी दो वो झूला झूलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। बल्कि इसको जब आप एग्जैक्ट इतनी एनर्जी देंगे कि ये इसके एक सेकंड में 20 रोटेशन हो, तो ये वो वाली एनर्जी लेगा। उसके अलावा कोई भी एनर्जी जो है वो नहीं लेगा, उसके अलावा कोई भी एनर्जी वो नहीं।
सर आपने म्यूट कर दिया खुद को। अच्छा, मेरी बात की समझ आई आप लोगों को या नहीं आई? ये जो बात अभी मैंने की है अच्छे तरह से समझ। सर आइए। सर Yes, आ sir. गई है समझ। यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे तमाम एनर्जीज क्वांटाइज्ड हैं। एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, एक मॉलिक्यूल एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा। अब सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल की J=2 जो है वो है 60 रोटेशन पर सेकंड, 60 रोटेशन पर सेकंड। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद हम फार्मूला करने वाले हैं जो हमें बताएगा कि एक सेकंड में कोई मॉलिक्यूल कितनी बार रोटेट करता है, हम वो फार्मूला देखने वाले हैं। अब J=1 में 20 रोटेशन पर सेकंड है, J=2 में 60 रोटेशन पर सेकंड। अगर एक मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहा है, 20 रोटेशन पर सेकंड लगा रहा है, अगर हम उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो 50 रोटेशन पर सेकंड से करे, तो क्या वो एनर्जी ले लेगा? नहीं सर। हाँ, वो आप जब उसको एग्जैक्ट 40 रोटेशन पर सेकंड के बराबर एनर्जी देंगे, वो मॉलिक्यूल वो वाली एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। इसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। बात की समझ आ गई? Yes, sir. ये Yes, sir. इसी तरह है। तो याद रखें जो मॉलिक्यूल के रोटेशनल लेवल हैं, जब मैं कहता हूँ लोअर रोटेशनल लेवल, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी कम है, एक सेकंड में कम रोटेशन है। Come जब on. मैं कहता हूँ हायर रोटेशनल लेवल, इसका मतलब है एक सेकंड में ज्यादा रोटेशन है। इसी तरह जो इंफ्रारेड पोर्शन है वो किसी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन को इफेक्ट करता है। लेकिन पहले मुझे Yes. आपको बता दें कि माइक्रोवेव्स क्या करती हैं। याद रखें, अगर एक मॉलिक्यूल स्टेशनरी है, वो एक सेकंड में कुछ भी रोटेशन नहीं लगा रहा, तो कि उस मॉलिक्यूल को अगर माइक्रोवेव प्रोवाइड करते हैं तो माइक्रोवेव की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल में चला जाएगा। याद रखें, अगर आप उसको रेडियो वेव प्रोवाइड करेंगे तो रेडियो वेव के पास इतनी एनर्जी नहीं होती जो एक रोटेशन से दूसरी रोटेशन में लेके जाए। ये बात ध्यान में रखें। तो माइक्रोवेव पोर्शन जो है रेडिएशन का, वो मॉलिक्यूल को रोटेशनल लेवल की एनर्जी को बढ़ाता है। जब वो J0 से J1 में जाएगा तो आपको माइक्रोवेव एनर्जी प्रोवाइड करने की, J1 से J2 में जाने के लिए माइक्रोवेव एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। इसी तरह जरा इसका उल्ट देखें, अगर एक मॉलिक्यूल 60 रोटेशन पर सेकंड से रोटेट कर रहे हैं, वो J1 में आना चाहता है, तो वो 40 रोटेशन पर सेकंड, वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो माइक्रोवेव रीजन की एनर्जी के इक्वल होगी। बच्चों यहीं से आपके कॉन्सेप्ट्स बनने हैं। अगर आप लोगों को समझ ना आए बात की तो आपने कहना है कि समझ नहीं आई, ठीक है? तो Yes, sir. माइक्रोवेव जो रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसकी एनर्जी जो है वो यूज होती है मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल में लेके जाने की जो एनर्जी है वो इस्तेमाल होती है। इसी तरह जो इंफ्रारेड रेडिएशन की एनर्जी, वाइब्रेशन लेवल, ये वाइब्रेशन क्या है? एक मॉलिक्यूल ए बी है, वाइब्रेशन होती है कि कभी उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो रही है, कभी उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, जैसे स्प्रिंग होता है, जैसे स्प्रिंग होता है, कभी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो रही है, कभी उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। ये अब सपोज ये मॉलिक्यूल एक सेकंड में 10 दफा वाइब्रेट कर रहा है, ये लोअर वाइब्रेशनल लेवल है। अगर एक सेकंड में 20 बार वाइब्रेट करेगा, ऐसे 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 वाइब्रेट कर, एक सेकंड में 20 बार वाइब्रेट कर रहा है, हम कहेंगे ये दूसरा वाइब्रेशनल लेवल है। और एक वाइब्रेशनल लेवल से यानी आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहा है, आप चाहते हैं कि तेजी से वाइब्रेट करे, जो एनर्जी आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगी वो एनर्जी आप लोगों को इंफ्रारेड रेडिएशन की एनर्जी की एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। इसके बारे में बाद में देखेंगे आप लोगों को। ये दोनों चैप्टर जो है, ये दोनों चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं, हाँ, अब एक क्वेश्चन है कि सर एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन लेवल की फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक होगी जी। जैसे मैंने ये कहा कि ये रोटेशन की स्पीड किस बात पे डिपेंड करती है, तो वाइब्रेशन भी कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। वो चीजें हम देखेंगे कि वाइब्रेशन किस चीज पे डिपेंड करती है। एक मॉलिक्यूल, जैसे मैंने कहा इस मॉलिक्यूल की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी और है, इसकी और है, वाइब्रेशन भी डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट होगी कि एक सेकंड में एक मॉलिक्यूल कितनी बार वाइब्रेट करेगा।
तो अभी आप लोगों ने जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए, ये दो चैप्टर है, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। ये माइक्रोवेव जो है ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और इंफ्रारेड रेडिएशन जो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन के इफेक्ट करे, इसको बोलते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी जो पहला चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं वो हमारे पास है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये आप लोगों के पास रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये इसका इंट्रो लिखा हुआ है, जो बातें मैंने आप लोगों को भी बताई हैं। उसके बाद ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें, सपोज आप लोगों के पास सर आपका माइक ऑफ हो गया है। देखें जी, वो मैं यहाँ ऑफिस में बैठता हूँ ना, तो बच्चे आ जाते हैं वो साइन करवाने के लिए कुछ, तो क्लियरेंस के लिए, ठीक है, इस वजह से बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है। जी अच्छा देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी करवाता हूँ, लेकिन इससे पहले ये वो फार्मूला है, आप लोग अभी पूछ रहे थे ना कि कौन सा वो फार्मूला है जो जो बताता है कि हर मॉलिक्यूल की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये वो फार्मूला है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से ये फार्मूला निकला है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से। लेकिन यहाँ तो नजर ही नहीं आ रहा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए, यहाँ तो बॉन्ड लेंथ भी नजर नहीं आ रही, यहाँ तो मैस भी नजर नहीं आ रहा, यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। देखिए इस फार्मूले में कोई मैस नहीं है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और नीचे पाई है, उसके बाद ये जो है ये रोटेशनल लेवल है। अगर मॉलिक्यूल स्टेशनरी हो तो J इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहा हो तो J इक्वल टू 1। यहाँ तो कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा। आप लोग तो कह रहे थे कि जो मॉलिक्यूल की रोटेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है और बॉन्ड एनर्जी उस पे डिपेंड करती है मैस पे, वो तो यहाँ फैक्टर ही नजर नहीं आ रहा। क्या ख्याल है? लेकिन सर आई तो आ रहा है ना। जी ये I जो is आई equal to है, mr। वेरी गुड, बड़े चालाक हैं आप लोग। ये जो आई यहाँ पे दिया हुआ है ये शो करता है इसके अंदर दोनों चीजें मौजूद है, मैस भी मौजूद है और इसके अंदर बॉन्ड लेंथ भी मौजूद है। ये आर जो है ये बॉन्ड लेंथ है, जो म्यू है ये मैस है। आप देखें आई की जगह पे आप म्यू आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं, आई की जगह पे म्यू आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ये बॉन्ड लेंथ है म्यू आर नॉट स्क्वायर, बॉन्ड लेंथ है, और ये म्यू जो है ये रिड्यूस्ड मैस है। तो अब अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं यहाँ पुट करूँ आप लोगों के सामने म्यू आर स्क्वायर, अब ये फार्मूला आपको बड़ी आसानी से बताएगा कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी। ये देखेंगे, ये कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ जब कम होती है तो रोटेशनल एनर्जी ज्यादा होती है। याद रखिए, बॉन्ड लेंथ कम होती है तो रोटेशनल एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। इस बात का क्या मतलब है? छोटे बॉन्ड तेजी से रोटेट करते हैं, इस बात का मतलब ये है अगर बॉन्ड लेंथ कम हो रोटेशन की एनर्जी ज्यादा होगी, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो रोटेशन की एनर्जी कम होगी, इस बात का मतलब है। और म्यू जो है ये मैस है, यानी अगर मैस ज्यादा हो तो रोटेशन की एनर्जी कम होगी, यानी कम रोटेशन होगी। फ्रीक्वेंसी, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी समझ लें, अगर मैस ज्यादा हो तो रोटेशन एनर्जी कम होगी, मैस कम हो तो रोटेशन एनर्जी ज्यादा होगी। आप लोगों को बात की समझ आई या नहीं आई? आ गई है यस सर। सर। सभी को समझ आ गई है?
यस सर। अब इस इक्वेशन में ये बिल्कुल इसी तरह की इक्वेशन है जैसे आप लोगों ने बोहर एटॉमिक मॉडल के लिए आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी हुई है। बोहर एटॉमिक मॉडल में इक्वेशन पढ़ी हुई है ना इस तरह की। यस सर, पढ़ी थी। जैसे बोहर एटॉमिक मॉडल में आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी, बिल्कुल ये उसी तरह की इक्वेशन है। ये देखें आप लोगों के सामने ये खुल गई है। ये बुक नजर आ रही स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। हाँ, ये वो फार्मूला है जो बताता है, ये हाइड्रोजन के एटम के लिए है। n इज इक्वल टू 1 पुट करें और बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, तो ये पहले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की एनर्जी आ जाएगी। n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो दूसरे लेवल की एनर्जी आ जाएगी। n इज इक्वल टू 3 पुट करें तो तीसरे लेवल की एनर्जी आ जाएगी। ये कौन से एटम के लिए है? हाइड्रोजन के लिए है। z इज इक्वल टू 1। अगर हम हीलियम के लिए करना चाहें तो फिर ये फार्मूला ऊपर दिया गया है। आप इस फार्मूले में z की जगह 2 पुट कर दें एटॉमिक नंबर की जगह, तो आपके पास हीलियम का एटम आ जाएगा। जब z की जगह 2 पुट करेंगे हीलियम का एटम आ जाएगा। और फिर जब n की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 का मतलब है हीलियम का पहला लेवल, n की वैल्यू 2 से मुराद हीलियम का दूसरा लेवल, 3 से मुराद हीलियम का तीसरा लेवल। यानी यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे तो एटम चेंज होता जाएगा, और n की वैल्यू चेंज करेंगे तो इसका मतलब है जो भी एटम आपने सिलेक्ट किया है उसके मुख्तलिफ एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या है। बात की समझ आई या नहीं आई? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह का फार्मूला जो है, बिल्कुल इसी तरह का फार्मूला ये है। यहाँ पे ये फार्मूला इसी तरह का है। यानी अगर आप लोग मॉलिक्यूल फिक्स आई की वैल्यू फिक्स कर दें तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल फिक्स हो गया। सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आई की वैल्यू फिक्स होगी। वजह क्या है? आई है क्या? आई आपके पास है म्यू आर स्क्वायर। आई आपके पास म्यू आर स्क्वायर है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मास भी फिक्स है और उसकी बॉन्ड लेंथ भी फिक्स है, तो इसका मतलब है आई की वैल्यू फिक्स होगी। अब अगर आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है तो आपको पता है HCl के मॉलिक्यूल के लिए मास कुछ और होगा और आर जो है बॉन्ड लेंथ कुछ और होगी HCl के मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन आई की वैल्यू इसके लिए भी कोई कांस्टेंट ही आएगी। जब हम मॉलिक्यूल जब आई फिक्स कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने मॉलिक्यूल फिक्स कर दिया, किसी मॉलिक्यूल का नाम में आई फिक्स हो गया। उसके बाद जब आई की वैल्यू कुछ फिक्स हो जाएगी फिर आगे आपके पास लेवल आ जाएंगे। ये इक्वल टू 0 से मुराद है, सपोज आपने कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल के लिए आई की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद जे की जगह 0 पुट करेंगे, इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड का पहला रोटेशनल लेवल। 1 पुट करेंगे दूसरा रोटेशनल लेवल, 3 पुट करेंगे तीसरा रोटेशनल लेवल, तो आगे डिफरेंट लेवल आ जाएंगे। जैसे बोहर एटॉमिक मॉडल में किसी भी एटम के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो Z की जगह पे उस एटम का एटॉमिक नंबर पुट कर दें और फिर उस एटॉमिक नंबर के एटम की आगे सर की स्क्रीन नहीं आ रही। जी जी स्क्रीन नहीं आ रही, जो आप कुछ और स्क्रीन है, स्पेक्ट्रोस्कोप फोल्डर कोई खोला हुआ। ये नहीं आ रहा है ना? आप नजर आ रही आ रही है? है। यस सर। जी बच्चों, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सपोज आपके पास ये एक फार्मूला है, जैसे बोहर एटॉमिक मॉडल में आपने देखा है ना कि Z की वैल्यू 1 पुट करें तो हाइड्रोजन का एटम आ गया। अब हाइड्रोजन के एटम के डिफरेंट एनर्जी लेवल की एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो n की वैल्यू चेंज करते जाए, n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3, n की जगह 4। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि सपोज गोल्ड का एटम है, उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल की एनर्जी फाइंड करें गोल्ड के लिए, तो सबसे पहले आप Z की जगह 79 पुट करेंगे जो गोल्ड का एटॉमिक नंबर है। जब 79 आप पुट कर देंगे उसके बाद आप n की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसका मतलब है गोल्ड का पहला एनर्जी लेवल। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, गोल्ड का दूसरा एनर्जी लेवल। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, गोल्ड का तीसरा एनर्जी लेवल। तो जब मॉलिक्यूल ये एटम को फिक्स करना है तो Z की वैल्यू फिक्स करेंगे आप। इसी तरह अगर आपने किसी खास मॉलिक्यूल की बात करनी है तो I की वैल्यू फिक्स करना पड़ेगी।
कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आई की वैल्यू और है, HCl के लिए आई की वैल्यू और है। मॉलिक्यूल चेंज करेंगे तो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है आई क्या है, म्यू आर स्क्वायर, और हर मॉलिक्यूल का मास डिफरेंट होता है, हर मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती है। जब आप लोग मॉलिक्यूल का नाम ले लेंगे ना, इसका मतलब है आपने आई फिक्स कर दिया। ये चीजें पहले ही कांस्टेंट, एच प्लस कांस्टेंट, ये पाई जो कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट होगा जब मॉलिक्यूल का नाम ले लिया। मैं कहता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, उसकी एनर्जी फाइंड करें, तो कैसे करेंगे? जे की जगह 0 पुट करेंगे, जे की जगह 1 पुट करेंगे, जे की जगह 3 पुट करेंगे, तो ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी उस मॉलिक्यूल। आप लोगों को बात समझ आ गई है? एक्सक्यूज मी यस सर। सर। जी जी जी। सर वो आपने जो बोहर्स फार्मूला दिखाया था उसमें वैल्यू नेगेटिव में आ रही थी, तो उसका क्या मतलब है? एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है? कहाँ पे? सर जो आपने बोहर्स फार्मूला दिखाया था। जी 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 जी। अच्छा, वो डिस्कशन फिर उस साइड पे लेके जाएंगे, वो डिस्कशन जरा लंबी हो जाएगी, ठीक है? उसके बारे में फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग इसके बारे में क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछें जी। यहां से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं आप लोग। नो सर। नो सर। तो ये फार्मूला एनर्जी का आप लोग अच्छे से याद रखें, ठीक है जी? अच्छा, अब ये फार्मूला कहाँ से आया? इसके पीछे ज़ाहिर है कोई डेरिवेशन होगी जो श्रोडिंगर ने की थी और ये फार्मूला बन गया था। आपने ये फार्मूला एज इट इज याद रखना है। रिजिड रोटेटर। हाँ, रिजिड रोटर का या रोटेटर का आप लोगों ने किया। आप देखें जरा, ये कहाँ से आ गया? आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, इसके बारे में आप देखिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के पास ये आपके पास सपोज HCl है या कोई और एटम हम देख लेते हैं HCl के अलावा। HCl ही समझ लें आप लोग, HCl ही आप समझ लें। ये छोटा एटम है, इसको H कंसीडर कर लें, ये बड़ा एटम है, इसको आप Cl कंसीडर कर लें। अब हम देखना चाहते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। आप बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? जहाँ पे होल वेट बॉडी का एक्ट करता है। यहाँ पे बॉडी का होल वेट जो है वो होता है। ये नहीं, सपोज आप लोगों के पास, आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के स्टंट देखे होंगे, आप लोग खेलते भी होंगे कि आप लोगों के पास एक पेंसिल है, आप अपनी उंगली नीचे रख के देखते होंगे ये कहाँ पे स्टेबल होती है। कभी खेले हैं ये? यस सर। सर ये एक्सपेरिमेंट किया था फिजिक्स में। हाँ, एक्सपेरिमेंट भी किया था, लेकिन आप खेलते भी होंगे कि एक मार्कर है या आपके पास कोई स्टिक है, उंगली के ऊपर रख के देखते होंगे कि ये किस जगह पे बैलेंस होती है। जिस पॉइंट पे ये बैलेंस होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और याद रखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा ज्यादा मैस वाले एटम के नजदीक होता है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में नहीं होगा, ज्यादा मैस वाले एटम के नजदीक होता है हमेशा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा मैस वाले एटम के नजदीक होता है। बात की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ C है और इसका मैस जो है वो M1 है, इसका मैस M2 कंसीडर करें। आप याद रखें, M1 और C के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं R1। M1 और C के दरमियान जो है, इसी तरह M2 और C के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं R2। याद रखें। और इन दोनों एटम के दरमियान जो फासला है उसको हम बोलते हैं R0 और उसको बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं R0। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और M1 के दरमियान डिस्टेंस R1 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और M2 के दरमियान डिस्टेंस R2 है। R1 और R2 का जो सम है वो R0 के इक्वल है। यहां से R2 किसके इक्वल आएगा? R0 माइनस R1। अच्छा, आप लोगों ने मूवमेंट आर्म के बारे में सुना हुआ है कुछ? मूवमेंट आर्म? यस सर। मूवमेंट आर्म क्या होता है?
क्लॉकवाइज एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना डिस्टेंस होता है एंटी बॉडी मैं क्लॉकवाइज सपोज मैं कहता हूं कि इसका मोमेंट आर्म क्या होगा, इसका ये होता है mass of the body multiplied by distance of that body from center of gravity, इसे मूवमेंट आर्म कहते हैं। इसका अपना मैस कितना है, उस मैस को मल्टीप्लाई कर दें जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिफरेंस है। सपोज मैं कहता हूं m1 जो है इसका मूवमेंट आर्म क्या होगा, ये होगा m1r1, ठीक है। और m2 का जो मूवमेंट आर्म है वो होगा m2r2। सर ये रिपीट कर दें प्लीज। सर आपने फिर म्यूट कर दिया खुद को, काइंडली अनम्यूट कर दें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कल क्लास होगी, ठीक है। जी कल सर। क्लास होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।